जब धरती लगी फटने प्रसाद लगे बटने, म्यांमार भारत के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तो सबसे बड़ी खबर, रूस अमेरिका ने मिलकर सोच से बाहर भारत की बड़ी मदद, तो वहीं चीन को दिया बड़ा मात। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत म्यांमार से 1643 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है और यह ऐसा बॉर्डर है जिसको क्रॉस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें न तो किसी तरह का जाल लगा है, न ही किसी तरह का बाड़ लगा हुआ है। लेकिन फिर भी इसे क्रॉस करने के लिए पहाड़ों के बीच से गुजरना होता है, जिसमें 7 से 8 दिन लगते हैं अगर पैदल कोई क्रॉस करना चाहे तो। और इसके अलावे नदी भी पड़ती है, खास करके मिजोरम वाले इलाके में। वैसे दोनों देशों के बीच एक साझा रणनीति तय है ताकि इधर से उधर की मूवमेंट हो सके, और उसके लिए 16 किलोमीटर के दायरे में, जो बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी, दोनों देशों ने ये प्रावधान रखा था कि कोई भी आदमी 14 दिनों के लिए रुक सकता है। लेकिन जब से महामारी की शुरुआत हुई, इस चीज को कैंसिल कर दिया गया था। म्यांमार में इस वक्त पूरी जोर शोर से प्रदर्शन चल रहा है। 200 प्रोटेस्टर शिकार हो गए हैं, फिर भी मामला रुक नहीं रहा है। 2000 लोगों को ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर भी स्थिति वही बनी हुई है। हालांकि यूरोपीय यूनियन, जापान, अमेरिका जैसे देशों ने प्रतिबंध लगाना म्यांमार पर शुरू कर दिया है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर देखने को मिल रहा है खुद भारत के अंदर। आधिकारिक तौर पर 300 म्यांमार के लोग भारत में घुस चुके हैं, लेकिन ये आंकड़ा सिर्फ आधिकारिक है। वैसे इनकी संख्या हजारों से पार कर चुकी है और कब ये लाखों में बदल जाए ये कहना मुश्किल है। जिस तरह से रोहिंग्या भागकर भारत में आ गए और भारत में अब इस तरह से घुस गए हैं कि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर बाहर करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, वैसा ही केस म्यांमार में अब नए रूप में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी भाग कर आ रहे हैं, जिनका ये कहना है कि म्यांमार की सेना ये चाहती थी कि वो निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाएं, पर वो चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऑर्डर को मानने से बेहतर माना कि वो भागकर भारत में आ जाए। पर अब समस्या ये हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में रिफ्यूजियों को रखने का मतलब है इन्हें वापस भेजना तो संभव है ही नहीं। बाद में समस्या ये होती है कि यही रिफ्यूजी भारत में शरण लेने के लिए आते हैं और फिर बाद में भारत को ही आंखें दिखाने लगते हैं। एक रोहिंग्या की समस्या से पहले ही भारत जूझ रहा है। वैसे आपको बता दें, चीन से भी सीमा लगती है, लेकिन ये शरणार्थी भाग भाग कर चीन नहीं जा रहे हैं, बल्कि भारत ही आ रहे हैं। वैसे तो भारत के गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास कर दिया है, जिसके अनुसार जो भी म्यांमार से लोग भाग कर आए हैं उन्हें तुरंत डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि डिपोर्ट करने का दबाव म्यांमार के सेना प्रमुख के द्वारा भी है, पर अब इसमें बीच में मिजोरम के सीएम भी आ रहे हैं। मिजोरम के सीएम का कहना है कि चूंकि मिजोरम के लोगों का म्यांमार के लोगों के साथ एक गहरा नाता है, इसलिए वो टेम्पोररी तौर पर इन लोगों के रहने के, खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को इस मामले में कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन भारत यहाँ दोनों तरफ से फंसा है और भारत को एक मजबूत निर्णय लेना पड़ेगा। म्यांमार के सेना प्रमुख को भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता है और इसके पीछे एक काफी मजबूत वजह है, और वो मजबूत वजह ये है कि अगर ऐसा कुछ करता है भारत, तो फिर म्यांमार की सीमा से लगते उग्रवादियों को कौन रोकेगा। उपद्रव बेतहाशा बढ़ जाएगा और फिर आज जिसे हम शरण दे रहे हैं, खुद हम ही उस आग में झुलसने लगेंगे। पहले से एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान दुश्मन खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ खुद से जो उग्रवादी शांत हो चुके हैं, जिसको अब तक हैंडल कर लिया गया है, उसे उकसाना भारत की बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। म्यांमार इस वक्त भारत के लिए मुसीबत बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका ने मिलकर भारत का काम बड़ा आसान बना दिया है और चीन को इतनी बड़ी मात दी है जो जिनपिंग को सोने नहीं देगा। चीन को अपने विमान J-20 के लिए, जो कि चीन के अनुसार स्टील्थ फाइटर जेट है, शक्तिशाली इंजन की तलाश। चूंकि लड़ाकू विमानों के इंजन की टेक्नोलॉजी काफी जटिल होती है, चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो J-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी साजिश रच ली और चीन की इस साजिश का पता अमेरिका को चल गया। अमेरिका को पहले से ही चीन की नीयत पर शक था। वहीं बाद में रूस को भी चीन की चोरी का पता चल गया, जिसके बाद वह भी चीन के खिलाफ हो गया।
पहले तो चीन के J-20 लड़ाकू विमानों को रूस ने 2 इंजन दिए भी थे, लेकिन J-20 भारी है और साइज में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसलिए इन इंजनों ने उसके लिए पूरा काम नहीं किया। इसलिए चीन जोर शोर से इसे बदलने की तैयारी कर रहा है। वैसे तो पिछले 20 साल से चीन हाई क्वालिटी इंजन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं हो पाया। अब इसके लिए चीन ने यूक्रेन की प्रसिद्ध इंजन निर्माता कंपनी मोटर सीच पर कब्जा करने की साजिश रची। इसके लिए चीन ने 2009 से बीजिंग सिनवई कंपनी के जरिए मोटर सीच पर जाल फेंकना शुरू कर दिया। चूंकि चीनी कंपनी पर कोई देश भरोसा नहीं करता है, इसलिए चीन ने स्काई राइजोन एयरक्राफ्ट नाम की एक दूसरी कंपनी बनाई। इसने भी कई अन्य कंपनियों के साथ मिलकर मोटर सीच पर कब्जा जमाने की चाल चल दी। चीन के मोटर सीच को हड़पने की चाल का खुलासा पिछले साल नवंबर में सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी रिसर्च ने कर दिया, जिसमें बताया गया कि चीन ने 2015 में मोटर सीच और स्काई राइजन नाम की एक कंपनी के साथ अपने कुछ मेमोरेंडम साइन किए हैं। इसमें चीन को कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात भी कही गई है। इसके बदले मोटर सीच को 10 साल में करीब $100 मिलियन देने का लोन का भी डील हो गया। और बड़ी बात यह है कि इस सौदे में ये लिखा हुआ था कि अगर मोटर सीच कभी दिवालिया हो जाती है तो चीन उसके ऊपर कब्जा कर लेगा। अब 2016 में चीन के साथ एक और करार हुआ, जिसमें मोटर सीच ने अपनी कंपनी के शेयरों को चीन को बेच दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चीन ने यूक्रेन की इस कंपनी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी पाली। बताया जा रहा है कि चीन की स्काई राइजन के पास मोटर सीच कंपनी के 56 से 76% शेयर है। चीन जब चाहे इस कंपनी को दिवालिया घोषित करके इस पर कब्जा कर सकता है, और अगर चीन ऐसा करता है तो इससे कंपनी के बनाए गए सभी इंजनों की तकनीकी और आधिकारिक रूप से चीन को मालिकाना मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका और रूस ने बड़ा खेल कर दिया। चीन जब तक मोटर सीच पर कब्जा करता, उससे पहले ही अमेरिका सक्रिय हो गया। उसने तुरंत उस समय के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन को यूक्रेन भेजा। बोल्टन ने यूक्रेन के ऊपर दबाव बनाया कि इस सौदे को तत्काल रद्द कर दिया जाना चाहिए। उधर रूस ने भी चीन को साफ कह दिया कि वह इंजन नहीं देगा, बल्कि अगर अब कोई डील होती है तो वह पूरे एयरक्राफ्ट की होगी। रूस को भी इस बात की भनक लग चुकी थी कि चीन पीछे के रास्ते से उसके इंजन की तकनीक को मोटर सीच की मदद से चोरी करना चाहता है। दोनों देशों ने यूक्रेन के ऊपर इतना दबाव बना दिया कि वहां की सरकार ने इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करते हुए चीन के साथ सौदे को ही रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, सरकार ने मोटर सीच के सभी संसाधनों पर कब्जा भी कर लिया। इससे चीन को अपने J-20 लड़ाकू विमानों को मिलने वाली शक्तिशाली इंजन का सपना चकनाचूर हो गया। तो वहीं रूस ने अब शर्त रख दी है कि इंजन तो नहीं मिलेगी, सुखोई 57 खरीदना है तो बोलो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या म्यांमार के रिफ्यूजियों को भारत में जगह देनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।